तो आज का जो मुद्दा है, कल हमने डोमेन और रेंज ये दो चीज़ पढ़ लिया था, इक्वेशन का और एक्सप्रेशन का। अब आज आप पढ़ेंगे एक्सट्रेनियस रूट या उसे एक्सट्रानियस रूट, दोनों में से जो मन है आपको वो बोलो। एक्सट्रानियस रूट होता क्या है? एक्सट्रानियस वर्ड का मतलब समझ लो, ऐसे रूट्स जो इक्वेशन को सॉल्व करने पर आते तो हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं करते। ऐसा आपने कई बार एक्सपीरियंस किया है। कई सारे क्वेश्चंस आपने बनाए होंगे पिछले 5-6 सालों में, जिनमें कई बार बहुत सारे एक्स की वैल्यू आती है लेकिन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, उसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। वही जो रूट जो एक्स्ट्रा आ जाता है उसी को एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं। एक्सट्रेनियस वर्ड का क्या मतलब होता है? अनवांटेड थिंग्स का अकर होना, जो हमें नहीं चाहिए वो अकर हो जा रहा है। ऐसे याद कर लो यार, बहुत सब बढ़िया एग्जाम्पल है। एक काम करो, एक बॉल लो, दीवार पे मारो तो रिफ्लेक्ट होकर के बॉल आपके हाथ में आएगा। आप सोच रहे हो कि बॉल कैच कर ले रहा हूँ, हर बार फेंक रहे हो, 3-4 बार फेंके तो एक बॉल फेंक रहे एक ही वापस आ रहा है, एक बॉल फेंक रहे एक ही वापस आ रहा है। पर एक बार ऐसा हो रहा है कि एक बॉल फेंके, बॉल 2 टुकड़े में बट गया, एक टुकड़ा हाथ में आया, एक नाक पे लग गई। तो ये जो दूसरा टुकड़ा है ना, ये एक्सट्रेनियस है, जो हमें नहीं चाहिए थी वो अकर हो गया, उसको एक्सट्रेनियस बोलते हैं। ऐसी चीज़ जो सॉल्व करने पर आ जाता है लेकिन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो मैथमेटिकली एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। और इसी के साथ साथ इसका दूसरा ऑप्शन, दूसरी चीज़ें हैं लॉस ऑफ रूट का। कई बार बच्चे ठीक तरीके से फंडामेंटल कंसेप्ट को नहीं समझे हुए रहते हैं तो उसका लॉस हो जाता है रूट्स का। तो ये दोनों चीज़ को समझना है और बहुत डिटेल में समझना है। और एक और नियम पहले ये समझा देता हूँ कि मान लो कि मुझे 3 = 10 प्रूफ करना है या 3 = 8 प्रूफ करना है। मान लिया कि ये दोनों नंबर सही है कि 3 8 से 8 के ही इक्वल होगा। मैंने बोथ साइड 0 मल्टीप्लाई कर दिया और उससे मेरा 0 = 0 हो गया। ये तो सही है तो ये भी सही है तो ये भी सही होना चाहिए। तो इस प्रकार तो दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा। देखने में तो बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा है, लेकिन ये गलत क्या है, क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या हम 0 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। तो इससे पहले कभी ऐसा किया है, ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज के विषय में, आज के लेक्चर में। तो आखिर इसमें क्या गलत हुआ है ये चीज़ जानना है, कुछ देर रुकना पड़ेगा। उसके लिए एक्सट्रेनियस रूट, लॉस ऑफ रूट्स, ये दोनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। देन उसके बाद हम इस पे आएंगे। मैं आपको समझाता हूँ एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है, एक्सट्रेनियस वर्ड का क्या मतलब है। अब आप बॉल वाले एग्जाम्पल से समझ ही गए। एक्सट्रेनियस रूट्स हिंदी में बता देता हूँ, ऐसे रूट्स जो सॉल्व करने पर आते तो हैं, सॉल्व करने पर आते हैं मगर गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। वाह क्या राइमिंग। और ऐसा एक्सट्रेनियस रूट तभी अकर होता है जब हम x की संख्या बढ़ाते हैं, मतलब डिग्री के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब हम डिग्री घटाते हैं तब लॉस ऑफ रूट होता है, और जब हम डिग्री बढ़ाते हैं तब एक्सट्रेनियस रूट आता है। डिग्री बढ़ाते कब है हम? जब मान लो कभी स्क्वायर कर दिया या क्यूब कर दिया या कोई फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, उस केस में डिग्री बढ़ती है। मान लो कि √x = x - 2 दे रखा है। अब इसका हम जब स्क्वायर कर देंगे रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो डिग्री बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो जब डिग्री बढ़ेगा तो उस केस में एक्सट्रेनियस रूट अकर होने के चांस होते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट के लिए बात रख लो कि व्हेन डिग्री इंक्रीज्ड देन एक्स्ट्रा रूट्स में अकर, देन एक्सट्रेनियस रूट अकर हो सकते हैं जब डिग्री बढ़ाई गई है तो, या अननोन की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन 2 होते हैं x और उसी को क्यूबिक बना देंगे या बाई क्वाड्रेटिक बना देंगे तो अननोन 4 हो जाएगा।
तो 2 रूट तो फालतू एक्स्ट्रा के आ गए, उसी एक्स्ट्रा रूट को एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं। क्वेश्चन से समझाता हूँ कि मान लीजिए हमको किसी ने x + 2 = x दे दिया है, √x + 2 = x दे दिया। हाँ, अब हमको इसे सॉल्व करना है और इसे पीछे भी लिख भी दिया है कि सॉल्व भी करना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। अब इससे पहले हम स्क्वायरिंग करते से पहले बिल्कुल नहीं सोचते थे कि स्क्वायरिंग करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन आज के बाद जब से आपको लॉस ऑफ रूट एंड एक्सट्रेनियस रूट का कंसेप्ट पता होगा, स्क्वायरिंग करोगे या कोई फैक्टर कैंसिल करोगे तो बहुत केयरफुली करोगे, अगर नहीं किया तो आंसर गलत आएगा। मान लो कि ये इक्वेशन है, √x + 2 = x - 1। अब देखना ये है कि स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा x + 2 और ये बन जाएगा x² + 1 - 2x। इसे अगले ही पल थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, लिख देंगे x² - 2x - x - 3x 1 - 2 = -1 = 0। इट्स इम्प्लाइज दैट x फॉर्मूला लगा देंगे -b +-b √b² - 4ac, मतलब 9 - 4 9 4 13 डिवाइडेड बाई मिल जाएगा 2। इसके 2 वैल्यू आ गए। इट्स इम्प्लाइज दैट x की 2 वैल्यू आई। कौन कौन सी वैल्यू है जी? 3 + √13/2 एंड दूसरा 3 - √13/2। अब समझने सोचने वाली बात यह है कि ये तो हम सबको पता है कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, इसलिए x - 1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इस इक्वेशन का डोमेन ये है कि आपका x 1 या 1 से बड़ा हो, है कि नहीं है? x की वैल्यू जो कुछ भी आएगी 1 से बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि 1 से छोटा हुआ तो फिर ये इक्वेशन लागू ही नहीं हो पाएगा, वैलिड ही नहीं रहेगा। तो आप देखो उनमें से कौन सा नंबर 1 से बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, चलो इस पर विचार नहीं करते। लेकिन ये नंबर देखोगे तो √13 3 से बड़ा होता है, तो √13 जो है वो 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब 3 - √13 एक नेगेटिव नंबर होगा, और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तब भी वो नेगेटिव ही रहेगा। तो अब ज़रा सोचो कि ये नेगेटिव नंबर डाल दिया यहाँ पे, और नेगेटिव माइनस और नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या पॉजिटिव स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव हो सकता है? तो इसका मतलब वो दूसरा रूट जो है वो एक्स्ट्रा आया है। क्या आया है? एक्स्ट्रा। ये दूसरा रूट सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इक्वेशन के डोमेन के बाहर की चीज़ है। इक्वेशन का डोमेन ये है कि ये इक्वेशन तभी लागू हो सकती है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, लेकिन 1 से छोटी x के लिए पॉसिबल नहीं है, जबकि ये नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव x के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो ये जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है और ये एक्चुअल रूट है। इसके बाजू में क्या लिख देंगे? एक्चुअल रूट। क्या नाम रख देंगे इसका? एक्चुअल रूट। और इसका नाम एक्सट्रेनियस रूट। जो इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया तो है लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। एक्सट्रेनियस रूट, नॉट सेटिस्फाइंग। उसका रीजन क्या है कि दिस इज नॉट ग्रेटर देन 1, ये 1 या 1 से बड़ा नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक्सट्रेनियस रूट हो गया। समझ पाए एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है? सॉल्व करोगे आएगा, तुमको लगेगा कि सही आया है पर वो सही नहीं है। और एक्सट्रेनियस रूट आने के ज़्यादातर केस का पीछे का कारण ये रहता है कि हमने या फिर सॉल्व करने वाले व्यक्ति ने डिग्री बढ़ा दिया हो। यहाँ देखो x का हाईएस्ट पावर कितना है इस इक्वेशन में, एक्चुअल इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1, लेकिन इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना हो गया है? तो डिग्री जरूर बढ़ा है। जैसे ही डिग्री बढ़ा है मतलब एक्स्ट्रा रूट आने के चांस हो चुके हैं, तो वो आया एक्स्ट्रा रूट। और अगर हमको एक्सट्रेनियस रूट का कंसेप्ट नहीं पता रहेगा और क्वेश्चन में पूछेगा हाउ मेनी सॉल्यूशन, हम बोल देंगे 2, हो जाएगा गलत पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद भी। चलो एक दूसरा सवाल से भी ये चीज़ समझा देते हैं। रूट के अंदर मान लीजिए x = x - 2, आपने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग किया ये x = x² + 4 - 4x - 4x। इट्स इम्प्लाइज दैट x² - 5x + 4 = 0। इसके 2 रूट फटाफट नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से? 1 और दूसरा 4। लग गया क्या? दुख तो रहा है, ब्लड तो नहीं आ रहा है। 1 और 4। अब सोचने वाली बात है कि जैसे ही हमने 1 - 2 रखा तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो क्या नेगेटिव हो सकता है स्क्वायर रूट? नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। ये क्या है? एक्सट्रेनियस रूट। और ये
एक्चुअल रूट एक ही है और हमको एक रूट एक्स्ट्रा मिला है, वही है एक्सट्रेनियस रूट जो अनवांटेड है, जिसका ज़रूरत हमको नहीं है लेकिन फालतू फंड में आ जा रहा है पूरे प्रोसेस के दौरान, तो उसको बाद में लात मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर उसको लात नहीं मारा तो हमारा क्वेश्चन गलत आ जाएगा। चलो अब हम चर्चा करते हैं लॉस ऑफ रूट पर, लेकिन उससे पहले एक विवादित सवाल, क्वेश्चन जिसमें मैं स्टार लगाऊंगा ताकि फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखो मान लो कि हमको बोला गया है कि सॉल्व x - 3 = 0। ओके, तो एक मेथड तो ये है कि x - 3, अरे वो मेथड बताने की जरूरत ही क्या है, x - 3 = 0, x = 3, सीधी सी बात नजर आती है, कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू का इंक क्यों खराब करेंगे, पेज भी खराब करेंगे, पेड़ कट रहे जंगल में। तो अब आप ये देखो, इसमें मैं दूसरा बढ़िया मेथड बता रहा हूँ, सिरफिरा मेथड, इसलिए सवाल विवादित है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं, सिरफिरा आदमी कोई भी, उसका रोल मैं अभी फिलहाल प्ले कर रहा हूँ। इसमें x - 5 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, x - 5 × x - 3 = 0 कर दे रहा हूँ। ले भैया ओम फो, किसी भी नंबर में हमको तो पता ही है नंबर 0 है, तो 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करने के लिए आज़ाद है? आज़ाद नहीं है, कंडीशन होता है। लेकिन हम चूँकि 10th तक पढ़े हुए हैं, हम भोले भाले बच्चे बहुत क्यूट्स हैं, तो बेबीज ऐसा सोच सकते हैं कि हम कोई भी नंबर x - 3 0 ही है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, और अब x = 5 बोल दो, 3 बोल दो, और फिर उसको बोलो कि तुम सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहे हो, रूट गए हो क्या मुझसे? अब ये जैसे ही 5 - 3 = आपका 2 आएगा, आप बोलोगे 2 = 0 हो गया, क्योंकि रूट आ रहा है। बताओ गलत क्या है इसमें? कुछ तो गलत हुआ होगा, तभी तो ऐसे कांड हो रहे हैं, बिना लॉजिक के कुछ तो हो नहीं रहा है। ढूंढो क्या लॉजिक है, मेथड का नाम ही ऐसे सिरफिरा टाइप का है, पर वो आदमी ठीक ही तो बोल रहा है, जितना कंसेप्ट तुमको पता है उसके हिसाब से वो गलत तो नहीं बोल रहा। वो तो बोल रहा है कि हाँ x - 3 = 0, तुम लोगों ने इसको ऐसा लिखे थे, उन्होंने इसको ऐसा लिखे, क्या गलत किया? तुम इसको ऐसा करते हो, चलो एक लॉजिक तो ठीक ठीक दे रहे हो, लेकिन ये फंडामेंटल लॉजिक नहीं है। कोई ये क्वांटिटी में कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए आज़ाद है, मल्टीप्लाई करो। तुमने x - 5 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तुम x - 5 इधर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो 0 × x - 5 तुम्हें पता है 0 ही होने वाला है। ओके, तो तुम डायरेक्ट ही 0 लिख दे रहे हो, तो तुम ये काम तो कर सकते हो ना, क्योंकि ऐसा आप हमेशा से करते आए, कोई भी नंबर इधर लेफ्ट में, कोई नंबर राइट में, कभी मल्टीप्लाई कर देते, कभी डिवाइड कर दे रहे हैं, अपनी नीड के अनुसार कर रहे हैं। वो सिर्फ फिर आदमी वो कर दे रहा है। जी सर बोलो। हाँ, नहीं डिवाइड नहीं कर रहा है वो, इतना समझदार है वो, इतना समझदार है वो, डिवाइड नहीं कर रहा है x - 5, वो मल्टीप्लाई कर रहा है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बात एक नहीं होता है। उस एंगल उतना ऊपर से देखोगे, उतना ऊपर से देखोगे तो फिर तो ये और ये दोनों में बात एक हो गई। थोड़ा गहरे में उतरो, गहरे में जब उतरोगे तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ होता है। आप बोलोगे x - 5 इधर मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसने इधर डिवाइड कर भी तो सकते हैं, और फिर x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, पर वो डिवाइड नहीं कर रहा है, वो बंदा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कुछ गलत तो कर रहा है। क्या वो फंडामेंटल गलती है? इस विवादित क्वेश्चन पे आएंगे कुछ समय बाद। अभी पढ़ेंगे लॉस ऑफ रूट्स, कि आखिर रूट का लॉस कैसे होता है, बच्चे लोग रूट खो कैसे देते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग रूट का लॉस कर देते हैं, लॉस ऑफ रूट्स। एक यहाँ नियम लिखा जाएगा, उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, बता देता हूँ नियम, आसान रहेगा समझने में।
हिंदी में बता रहा हूँ एकदम देसी भाषा में जो सबको समझ में आ रहा है, याद भी रहे। जितने भी फैक्टर कैंसिल किए जाएंगे सबका रूट लिखना अनिवार्य है। समझ गए बात को? जितने भी फैक्टर तुम कैंसिल करोगे सबके रूट लिखना नेसेसरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, वरना जेल हो जाएगी। पहले क्वेश्चन देख लो, ये है कि एक्स स्क्वायर इंटू नहीं एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7। किसी बंदे ने क्या किया है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के उसे x इंटू एक्स माइनस 7 लिखा है, इक्वल टू एक्स इंटू 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 लिखा, और फिर कटने वाली चीज़ को काट दिया, और फिर उसको x इक्वल टू 2x माइनस 3 आई। अब x इक्वल टू 3 आ गई। ठीक है सर, बोलो क्या बुरा किया उसने? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कट गया उसका, काट लिया है उसने, अपना खुद से काटा है। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे तो मैथमेटिक्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा जी। कोई भी फैक्टर कैंसिल करेंगे तो बिना उसके रूट लिखे कैंसिल नहीं कर सकते। समझ गए बात को? कोई भी फैक्टर अगर कैंसिल किया जाएगा उसका रूट लिखना जरूरी है, क्योंकि इसके 3 रूट साफ साफ नजर आ रहे हैं। 0 रखने पर वो भी 0, ये भी 0, x की वैल्यू 7 रखने पर ये भी 0, वो भी 0, और x की वैल्यू 3 रखने पर ये भी 0, वो भी 0। 3 रखने पर वो 0 हो रहा है नहीं पता नहीं, लेकिन दोनों इक्वल जरूर हो रहा है। इसके 3 रूट साफ साफ नजर आ रहे हैं, जबकि उस सॉल्यूशन से एक ही आया। यहाँ गलत किया, ये है रॉन्ग नंबर, और इसका रीजन बता देता हूँ। x एंड x माइनस 7 कैंसल किया तो रूट्स लिखना जरूरी था, पर ध्यान नहीं दिया गया। नियम यह है कि जितने फैक्टर्स कैंसल होंगे उनके रूट्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर रूट लिखना भूल गए तो गलत हो जाएगा। जितने भी फैक्टर कैंसिल होंगे उसके रूट लिखना ही पड़ेगा। करेक्ट क्या है? ये तो रॉन्ग है। RONG, W अपने घर से लगाना। करेक्ट वाला क्या है? एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। वो W बता दिया, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास में कमेंट में लिख देंगे लोग, W कहाँ है, घूमने गया। x इंटू 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7। देखो इसे x इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू एक्स इंटू 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7। इसके 3 पार्ट, ऐसा ऐसा वैसा। जैसे जैसे x कैंसिल करेंगे x इक्वल टू 0 लिख देंगे। लिखना ही पड़ेगा, उपाय ही नहीं है। जैसे ही x माइनस 7 कैंसिल करेंगे x इक्वल टू 7 लिख देंगे। जैसे ही x इक्वल टू 2x माइनस 3 लिखेंगे x इक्वल टू 3 लिख देंगे, और फाइनली x बिलोंग्स टू, तीनों चीज़ हो जाएगी 0, 7, 3। ये 3 रूट्स आने चाहिए था, बावड़े ने 2 काट दिया, इसलिए उसका एक ही आया था। और उसका रीज़न क्या है कि वो नियम भूल गया। ऐसे अगर मुंह उठा के कुछ भी कैंसिल करते रहे तो गलत हो जाएगा। अब आओ वापस से इस मुद्दे पर, इसने क्या गलती किया है मैं वो बताता हूँ। उसके लिए आपको एक सीधी मैथमेटिकल कंसेप्ट, अभी क्लास के शुरुआत में ही बोला था कि आप बोथ साइड 0 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई फैक्टर या टर्म बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बात पहले मेक श्योर कर लो
कि वो कहीं जीरो तो नहीं। मतलब आप नॉन जीरो टर्म्स या फैक्टर बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के लिए आज़ाद हैं, पर जीरो नाम का टर्म्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के लिए आज़ाद नहीं है। तो अगर आपने x माइनस फाइव मल्टीप्लाई किया है, यहाँ लिखा है आपने मल्टीप्लाइंग इन BHS, मतलब समझते हो क्या होता है? बोथ हैंड साइड बाय x माइनस फाइव, मल्टीप्लाइंग बोथ हैंड साइड बाय x माइनस फाइव। इन काहे लगा रहे हैं? मल्टीप्लाइंग बोथ हैंड साइड बाय x माइनस फाइव। तो जब आपने x माइनस फाइव बोथ हैंड साइड मल्टीप्लाई करे हो, तो ये बात पहले श्योर तो किया ही नहीं आपने कि कहीं वो जीरो तो नहीं। तुम करो मल्टीप्लाई, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बस तुम यहाँ लिखो कि x इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि अगर तुमने x माइनस फाइव को जीरो मानते हुए मल्टीप्लाई कर दिया तो मैथमेटिक्स मर गया, वहीं खत्म। समझ पा रहे हो? समझा ये कंसेप्ट? क्या गलत किया उसने? सिर्फ फिरे ने बस ये गलत किया है, ये गलती किया है कि बंदे ने x माइनस फाइव मुँह उठा के मल्टीप्लाई कर दिया बिना किसी कंडीशन के साथ। जबकि मल्टीप्लाई अगर कोई भी टर्म हम करेंगे तो ये ज़रूरी है कि वो टर्म नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से एक सिद्धांत सामने आ रहा है कि आप नॉन जीरो टर्म या फैक्टर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीरो नाम के टर्म या फैक्टर से बोथ साइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए बात को? और इसी ने वही फंडामेंटल रूल को ब्रेक कर दिया, बोथ साइड जीरो ही मल्टीप्लाई कर दिया, और बाद में बोलता है x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, फिर x इज इक्वल टू 5 बोल करके बोलता है बोलो क्या गलत है। अब ऐसा कोई करेगा तो बता दोगे? बता पाओगे कि हाँ भाई क्या गलत हुआ है? अरे कैसे गलत नहीं हुआ, तुमने बोथ साइड जीरो मल्टीप्लाई कर दिया। बोथ साइड जीरो मल्टीप्लाई करना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी दो नंबर इक्वल हो जाएंगे। 7 इक्वल टू 13 ले लो, 0 0 0 खत्म। 2 रुपये बैंक में जमा करो, 20 रुपये मांग लो, 20 रुपये जमा कर लो, 200 करोड़ मांग लो, बैंक वाले मुंह पे मुक्का मार देंगे। ये सारा कंसेप्ट कितने लोगों को समझ गया है? ब्रो ये कंसेप्ट्स किताबों में नहीं लिखे रहते। लिखे हो गया तो लिखो नोट, एक नोट लिखो इसी क्वेश्चन के बाद। वी कैन मल्टीप्लाई अ नॉन जीरो टर्म ऑब्लिक फैक्टर, वी कैन मल्टीप्लाई a non-zero term we can multiply only a non-zero term, only लिख दो, only a non-zero term oblique factor in both hand side of in BHS of any expression oblique equation। इसका मतलब ये है कि हम बोथ हैंड साइड में ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो फैक्टर की जीरो हो जाए। बात समझ गए? लिख लो इस बात को। वी कांट मल्टीप्लाई अ factor which can be zero we can't multiply a factor which can be zero in BHS of फैक्टर के बाजू में टर्म भी लिख सकते हो। we can't multiply a factor oblique term in BHS of any expression ऑब्लिक इक्वेशन। मतलब जो टर्म जीरो हो सकता है उसको मल्टीप्लाई करने का नियम नहीं है। तो ये पहले मेक श्योर करना जरूरी है मल्टीप्लाई करने से पहले कि कहीं वो जीरो तो नहीं, क्योंकि जीरो अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो दुनिया का विनाश होने में समय नहीं लगेगा।
क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो इतना? दुनिया के विनाश कारक मानेंगे? चलो अब नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। हेडलाइन दीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन जब आपस में टकराते हैं तो कितने पॉइंट पे टकराते हैं? तो लिखो स्टेप 1, पहले पूरी गीता बबीता लिख लो आराम से, ग्रंथ। स्टेप 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये लोग जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? नीट वाले लग रहे हैं वो, कोई बात नहीं, जाने दो, वो नीट वाले हैं, उनका आना जाना लगा रहेगा लंबे समय तक। किसी दिन गलती से अगर वो लोग सुन लिए ये बात, दिल पे ले लेंगे और एक ही बार में निकाल डालेंगे नीट, पर वो लोग दिल पे नहीं लेता। बहुत अंतर है यार जेई वाले नीट वालों में। मैं नीट 12th वाले लड़के लोगों को देखता हूँ चिल रहता है, और जेई 12th वाले लड़के लोगों को देखता हूँ फटी पड़ी है कि भाई एग्ज़ाम है, मुंह पे एग्ज़ाम है। और नीट 12th वाला लड़का लोग चिल रहता है कि चला गया, अगली बार आएगी एग्ज़ाम। जब ये दिसंबर जनवरी में होता है ना नीट 12th वाला लड़का लोग, तब इसका सबसे कंफर्टेबल टाइम है, क्योंकि तब वो समझ चुका है इस बार तो होगा नहीं तो क्यों ही एफर्ट करें फिर। बहुत चिल रहते हैं यार वो लोग, इसलिए वो सालों साल चलते हैं। लिख रहे हैं ना हम लोग, क्या कुछ काम की बात? क्या? प्लॉट द ग्राफ, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ x। ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ x on same axis system, on same xy axis system, on same xy axis system used in equation 1, sorry used in step 1। स्टेप 1 में जिस एक्स वाई सिस्टम पर आपने ग्राफ ड्रॉ किया है उसी सिस्टम पर आप दूसरा भी ग्राफ ड्रॉ कीजिए। स्टेप 3, bold the point of intersection, bold the point of intersection by ball pen। ये मत लिखना बे कि बॉल पेन से बोल्ड करना है। bold the axis, bold the point of intersection, bold bold, bold the point of intersection and simply count, and count लिखना है, simply count क्या लिखना है, and count। और गिन लो सीधा सीधा, दोनों ग्राफ बनाओ, दोनों ग्राफ जितने बिंदुओं पर आपस में प्रतिच्छेद कर रही होगी उन प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या गिन लो, मिल गए नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलो सर क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ तुझ जैसे फिरते हैं तेरे वर्गी और न होनी बे।
ये थोड़ा ग्राफ वाला टॉपिक है, इसमें ग्राफ यूज़ होता है। बेसिक ग्राफ ही यूज़ कर रहा हूँ, आपके लिए ज़्यादा हेवी ग्राफ यूज़ नहीं कर रहा। बच्चों पहला सवाल ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो दोनों का ग्राफ बनाओ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे 0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, -1, -1, इससे पास करेगा। और ये ग्राफ बन गया हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का। मार्कर का कलर बदल देता हूँ और ब्लू को काला कर देता हूँ। अब जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। 1 में एक्स की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूँगा वाई की वैल्यू 1 मिलेगी, 0, 1 से पास करेगी, ओके। और जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 रखूँगा वाई की वैल्यू 0 मिलेगी, 1, 0 से पास करेंगे, ओके। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। देखने में लग रहा है कि दोनों ने काट दिया है गलती से, पर काटे नहीं हैं। ये ग्राफ ही है जो दोनों की एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और अब इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कर दो BOLD, समझ गए? और बोल्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ना कितना आया जी? 1। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, पर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हुई है तो बोल सकता है। किसी को दिक्कत हुई दो रेखाओं खींचने में? बहुत ही सिंपल है। आप एक काम करो, एक्स वाई एक्सिस बनाओ और सीधा काट दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दो। और वैसे भी आपको पता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं है तो कहीं न कहीं जरूर कटेंगे। नॉन पैरेलल लाइन बस नहीं कटता, बट जो लाइन पैरेलल है और वो 2 डायमेंशन में है तो वो नहीं कटेगा। लेकिन 2 डायमेंशन के अंदर नॉन पैरेलल लाइन को कटना ही कटना है। 3 डायमेंशन में नॉन पैरेलल लाइन नहीं कटते। पर 3D की तो बात ही नहीं हो रही है ना, 2D की बात हो रही। दूसरा बात है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। बच्चों आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी लोगों को भी क्यों बताए? फिर अपने अपने में बात रखते हुए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया ऐसा, ठीक है सर? अब आप ये मत कह देना कोई कि मुझे नहीं पता ये बात, मुक्का मार दूंगा, क्या फूट जाएगा भगवान जाने। 1, 1 -1, -1 ये ग्राफ बन चुका है। और दूसरा है y इक्वल टू ये x प्लस 1 का ग्राफ बनाना। देखो बच्चों सुनो मेरी बात को, जैसे x की वैल्यू 0 लोगे y का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो एक पॉइंट हो जाएगा 0, 1, ओके। अरे इसे ब्लू होना चाहिए था। और जैसे ही x की वैल्यू 1 लेंगे y की वैल्यू क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा जी? 2 मिलेगा। तो चलो ये रहा 1, 2 पॉइंट। और दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन करो कि ज़रूर कट जाए। और इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कर दो BOLD और बोल दो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ जी? 0 लग रहा है कि 2 लग रहा है? 2 है। कोई बुराई है इसमें? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ है किसी को? नहीं हुआ है? बहुत तेज़ पढ़ा है मैंने, थोड़ा तो होना चाहिए। नहीं हुआ? बहुत अच्छी बात है। आप लोग झूठ मूठ का ही सही, इसका मतलब झूठ मूठ का बोले हो क्या? दिक्कत हुआ है? एक बार बोलो तो सही, दिक्कत हुआ है। अभी मैं ठीक करके देता हूँ। अच्छा तीसरा नंबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और दूसरा है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। सुन लो, ये एक पैराबोला होगा जो कि अपवर्ड ओपन पैराबोला है। दीदी स्केल से ग्राफ खींच रहे हो, ये वाला भी खींचना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। साफ पता चलता है इसके 2 रूट है। कौन कौन से? 4 और एक 1 और 4, ये 2 इसके रूट है। अच्छा सुनो, अब जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ये तो बाद में बनाएंगे, पहले इसको बनाते हैं। ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और साथ में ये टर्निंग पॉइंट होगा -b/2a का -d/4 है। तो पहले तो वर्टेक्स निकाल लो भाई। -b/2a मतलब बोलो बोलो 5/2 कामा -d/4 है। बोलो बोलो -b² 25 -16 और /4। मैं तो कहता हूँ वर्टेक्स इक्वल टू 5/2 कामा 25 -16 -9/4 आ गया। अब भी कर दूंगा मैं
5/2 कामा -9/4, ये हो गया 5/2 कामा -9/4। ठीक है सर, और ये बन गई ग्राफ। कुछ तकलीफ है इसमें? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब हमको बनाना y = 2, यानी g of x = 2। तो ऐसा ग्राफ बनाओ जिसका y कोऑर्डिनेट हमेशा ही 2 है, तो इसका मतलब y = 2 है। हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें जिसका x की वैल्यू कुछ भी रखे, y कोऑर्डिनेट हमेशा के लिए क्या रह जाएगा? 2। y = g of x, जिसकी वैल्यू क्या है? 2। ये कोई भी x की कोई वैल्यू ले, 0,2 से भी पास करेगा, अब -1,2 से भी पास करेगा और लाइन ही बनेगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो आप बताओ कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए? एक इसको कर दो बोल्ड, इसको कर दो बोल्ड, तो बोलो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? कितना हुआ जी? 2। अच्छा, चौथा वाला आपको आता है कि मुझे आता है? आपको आता है कि मुझे आता है? मुझे आता है, दोनों को नहीं आ रहा है। अरे भाई देखो, आप लोगों की खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये हमारा log e बेस पर x का ग्राफ है, f of x, और ये अपना g of x log 1/e बेस पर x का ग्राफ है। ये आपको पढ़ाया गया है, रटाया गया है, सिखाया गया पहले दिन ग्राफ बनाते समय। बताया कि नहीं बताया? लॉग में लॉग नहीं बोल रहा है, आए ऐसे करके हाँ कौन बोलता है जी? कि बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज मिल क्यों नहीं पा रहा है? बताया हाँ सर, नहीं हाँ, क्या है ये? कैसा एक्सप्रेशन है? बोलो सर, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे जी? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। चलो सब लोग मिलकर करते हैं। चलो अब 6 नंबर थोड़ा सा पेचीदा है। टू का पावर x प्लस 5 पावर x = 7 पावर x। ठीक है सर, है कि नहीं? यही सवाल है। अच्छा एक काम करो, 7 का पावर x से डिवाइड कर दो सबको। क्या 2/7 का पावर x लिख दोगे? हाँ तो करो। 5/7 का पावर x लिख दोगे? अरे यार, = 1 लिख दोगे? अब हमको बनाना है लेफ्ट साइड का ग्राफ और फिर राइट साइड का ग्राफ। इसमें एक काम करिए, लेट मत जाना। f of x = 2/7 का पावर x प्लस 5/7 का पावर x। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर बेस 1 से छोटा हो तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है कि इंक्रीजिंग बनता है? डिक्रीजिंग बनता है कि इंक्रीजिंग बनता है? डिक्रीजिंग बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा? हैं? और 5/7 ये भी बेस 1 से छोटा है कि बड़ा है? तो ग्राफ नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? इसका भी ग्राफ नीचे जाएगा, इसका भी ग्राफ नीचे जाएगा। और दो नीचे जाती हुई चीज़ को अगर जोड़ देंगे तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? आए दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन को सम करेंगे तो डिक्रीजिंग होने वाला है। अच्छा, तो ये बात तो तय हो गया कि f of x डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। तो एक काम करो, 0, f of 0 पता लगाओ। 0 पर वैल्यू कितना आ जाएगी? 0,2 हो जाएगा क्या ये? अरे 0 पर 1, 0 पर 1, 1 1 2, तो 0,2 से पास करेगा ग्राफ। यानी y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करने वाला है? पॉइंट भी बोलने नहीं आता है। 2 नहीं बोलते रे जाहिल, 0,2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0,2। जब आप y = 2 बोलते हैं ना तो ऐसा कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाता है। पर अगर आपको सिर्फ यही पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो 0,2 बोलना पड़ेगा। समझे महाराज? तो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? 0,2 पे।
बनाते हैं ग्राफ। अच्छा, क्या पॉजिटिव नंबर है ये? और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजू 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 होगा। मतलब ये कभी भी इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। सर हेलो, ये कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब एक काम करो, एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो एफ एफ एक्स 1 से छोटे नंबर का पावर इन्फिनिटी रख देंगे, लगभग 0 हो जाएगा। 1 से छोटे नंबर का जितना पावर बढ़ाते हैं वैल्यू उतना घट जाता है, मालूम क्या आपको? 1/2 का पावर 1 करो और 1/2 का पावर 2 करो, कौन बड़ा होगा? जिसका पावर बढ़ा है वो घट जाएगा। अब 1/2 पावर इन्फिनिटी करने पे 0 हो जाता है ना, तो 1 से छोटे नंबर का पावर इन्फिनिटी करेंगे, 0 + 0 क्या आएगा जी? चलो आपके खुशी के लिए यपो 0। ठीक है सर, इतना चीज़ पता लगा लिया बस। अच्छा, ये लाइन बनेगा, कर्व बनेगा, कर्व बनेगा। ओके, बहुत देर बाद बोले आप लोग। वो कहीं से भी लीनियर नहीं नज़र आ रहा, तो सीधी बात है कि कर्व ही बनने वाला है। चलो 0,2 पॉइंट यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया? और जब इन्फिनिटी एक्स रख देंगे तो वाई की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। तो इन्फिनिटी के आसपास 0 का वाइट ले लेते हैं, और ये डिक्रीजिंग भी है, घटाओ। अरे काट लिया, काटना नहीं था। क्या ये इसके लिए एसिम्पटोट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, ये ग्राफ ऐसा बन गया, ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/7 का पावर एक्स प्लस 5/7 का पावर एक्स। समझे सर मेरी बात को कि भूल जाएंगे? दूसरा ग्राफ क्या है सर? एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो जैसे ही y इक्वल टू 1 बनाओगे, डिश, ये रहा जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ जी? नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे जी सर? 1 ना। उस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा समझा दूँ? मालूम था मेरे को। सुनो बाड़कों, बाबू ऐसा है कि ऐसा है, 2 का पावर x प्लस 5 का पावर x इक्वल टू 7 का पावर x। क्यों ना 7 से नीचे आगे तो बोलो, नीचे क्या? डिवाइड करना। आग लगा देंगे या नीचे डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो। तो ये 2/7 का पावर x और 5/7 का पावर x इक्वल टू 1 हो गया। अब एक फंक्शन लेफ्ट में है, एक फंक्शन राइट में है, तो इस फंक्शन का नाम एफ ऑफ एक्स रख लेते हैं, इस फंक्शन का नाम जी ऑफ एक्स रख लेते हैं। तो रख दिया जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, रख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/7 का पावर x प्लस 5/7 का पावर x। अब समझने वाली बात यह है कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि 1 से छोटे नंबर का पावर जितना बढ़ाएंगे वैल्यू उतना घटेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे 1 से छोटे नंबर का पावर जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतना घटेगा। तो ये डिक्रीजिंग है, दो पंछी जो आकाश में नीचे की तरफ उड़ रही है, दोनों अगर आपस में जुड़ गई तो भी वो नीचे जाएगी ऊपर जाएगी? नीचे जाएगी। हाँ, सीधी सी बात है। तो दो फंक्शन जो डिक्रीज हो रहा है, दोनों अगर आपस में जुड़ भी गए तब भी वो किधर जाएंगे? नीचे। तो डिक्रीजिंग होने वाले। ये बात तो तय हो गया कि ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, मतलब ऑल ओवर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है, मतलब घटेगा। किधर होगा? घटेगा। एक पॉइंट पता लगा लेते हैं कि ये वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा। तो वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, तो एक्स 0 रखने पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो वाई एक्सिस को ये 0,1 + 1 2 पे काटेगा। तो जब एक्स की वैल्यू 0 रख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, तो 0,2 पे काटेगा। और ये भी पता चल रहा है कि जैसे ही एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करेगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये इन्फिनिटी अप्रोच करने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और 2 बार 0 अगर ऐसे जोड़ा गया है, 0 + 0 तो 0 ही आता है, तो वैल्यू लगभग 0 हो गई। तो अब वैल्यू ग्राफ को घटाना है, और ये बात भी तो इंडिकेट करता है कि 0,2 से इन्फिनिटी 0 तक जाएगा, तो मतलब घटेगा। समझ पा रहे हो? तो घटा दो,
डिक्रीजिंग बना दिया। अब सिंपली एक जी एफ एक्स इक्वल टू 1 बना दिया, ऐसा कांस्टेंट लाइन। एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन किया, एक ही नंबर ऑफ इंटरसेक्शन आया, लिख दिया एक, लिख दिया आंसर, खत्म। तब फिर दोनों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तब डिपेंड करता है कि कौन से फंक्शन का इंक्रीजिंग रेट ज़्यादा है।